हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग आए हैं आपके साथ बीपीएससी के पूर्व परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के साथ, जो आगामी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसके लिए आप निश्चित तौर पर लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए उन स्तरीय प्रश्नों को देखते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों अथवा तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एक्स किरणें, बी है सूक्ष्म तरंगे, सी है पराध्वनि तरंगे, डी है पराबैंगनी किरणें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आपको बता दें कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए पराध्वनि तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है। इस तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, इसीलिए इन तरंगों को मानव के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। ऑप्शन ए भोजन के भंडारण, बी पौधे को आकार देने में, सी श्वसन में, या डी प्रकाश संश्लेषण में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, पौधों को आकार देने में। यह किस चीज में काम होता है? पौधों को आकार देने में। नेक्स्ट देख लेते हैं, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो कीटभक्षी पौधे यानी जो कीट का भक्षण करते हैं वैसे पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? ऑप्शन ए है पानी, बी है मैग्नीशियम, सी है नाइट्रोजन और डी है कैल्शियम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन की कमी के कारण। तो ये किसकी कमी के कारण होते हैं? नाइट्रोजन। क्योंकि देखिए कीटभक्षी जो पौधे होते हैं मांसाहारी पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी वाले जो मिट्टी होता है उसमें उगते हैं। इसीलिए नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये पौधे निकट आने वाली जो कीट पतंगों का जो भक्षण करते हैं। और इस प्रकार के पौधे कहां पाए जाते हैं? अक्सर जो है दलदल और पानी वाले जगहों पर उगते हैं। तो इस पौधे के कुछ उदाहरण मैं बता दूं आपको, जैसे कि ड्रोसेरा है, डायोनिया है, सेरोसेनिया है, पिचर प्लांट का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक है यूट्रिकुलेरिया। तो ये सभी जो है कीटभक्षी पौधे हैं, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं। क्यों? क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं, या बी ऑप्शन है रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं, सी है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, या डी कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को उस समय रिलीज करते हैं, और अगर उस समय में कोई व्यक्ति अगर वहां सोएगा तो उस व्यक्ति का दम घुटने लगेगा। रात में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो बंद हो जाती है पौधों में, पेड़ों में। ऐसे में ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है और पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ही उत्सर्जन करने लगते हैं। जबकि दिन में पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यानी कि फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में रिलीज करते हैं, तो जिसे हम सांस द्वारा फिर ग्रहण करते हैं। तो ये याद रखना है कि रात में वहां पेड़ों के नीचे सोना हानिकारक है। अच्छा, इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, तुलसी हो गया, या फिर एलोवेरा का पौधा हो गया। यह रात में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसीलिए तो इनको दैविक पेड़ों की संज्ञा दी जाती है, या फिर औषधीय गुणों से ये ओतप्रोत है ये सभी पेड़। तो याद रखना है। तो अपवाद में कौन कौन है? तो पीपल, नीम, तुलसी, एलोवेरा, ये सब का पौधा रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन और जो अन्य पेड़ हैं वो सामान्यतः रात में CO2 रिलीज करते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है बैक्टीरिया, वायरस, परमाणु प्रोटीन, या फिर रेडियोधर्मी पदार्थ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बैक्टीरिया। बायोडिग्रेडेबल जो अपशिष्ट है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, और पशु, मानव, फसल, फल और सब्जियों आदि से उत्पन्न कचरे होते हैं। तो इन जो अपशिष्ट को बैक्टीरिया या अन्य प्राकृतिक जीवों की मदद से कार्बनिक पदार्थों में इसको क्या किया जाता है? डिकम्पोज किया जाता है, और एक उपयोगी पदार्थ में इसको बदला जा सकता है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि इन अपशिष्टों का निपटारा अगर सुरक्षित ढंग से नहीं होता है ना, तो इससे पर्यावरण में मीथेन गैस, और जो कि मीथेन गैस जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के लिए समझते हैं कि वो उत्पन्न कर देता है। तो इसीलिए इसका बहुत ही सही तरीके से इसका निपटारा होना आवश्यक है, और तभी ये उपयोगी खाद में भी बदलता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है विसरण, बी है वाष्पोत्सर्जन, सी है अवशोषण, डी है परासरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, परासरण। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, परासरण हो जाएगा। पानी जो है मिट्टी में जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसको परासरण कहते हैं। अच्छा, ये परासरण की जो प्रक्रिया है वो है क्या एक्चुअली?
इस प्रक्रिया में क्या होता है ना कि पानी के अणु जो है अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गतिशील होते हैं। तो परासरण द्वारा ही पौधों की जो पत्तियां हैं या तने हैं सीधे खड़े रह पाते हैं, तथा इनका जो रंध्र होता है ना उसका खुलना और बंद होना, बीजाणु धानी का फटना आदि समस्त प्रक्रिया इसी परासरण के कारण होती है। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है ऑप्शन मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन या फिर डी ब्यूटेन। तो इसका जो होगा सही उत्तर होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी ब्यूटेन। इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग जान जाते हैं इसके बारे में, तथ्यों को समझ लेते हैं कि जो द्रवित यानी पेट्रोलियम गैस है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जिसको एलपीजी भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसका मुख्य घटक क्या है तो ब्यूटेन है। अच्छा, इसके अलावा एलपीजी जो है प्रोपेन और आइसोब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। याद रखेंगे किसका मिश्रण है तो प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण है। इसका उपयोग किस चीज में करते हैं एलपीजी का, तो घरों में खाना बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे, इसीलिए इसे रसोई गैस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, रसोई गैस की संज्ञा दी जाती है एलपीजी को, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को। अच्छा, इससे एक संबंधित तथ्य और हम लोग जान जाते हैं कि एलपीजी के रिसाव की पहचान कैसे होती है। इसमें एक जो गंध मिलाया जाता है, दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है, जिसको मरकैप्टन कहते हैं। अगर ये ना मिलाया जाए तो ये गंधहीन गैस होती है और रिसाव हो जाएगा, हमें पता भी नहीं लगेगा, या फिर आग लग जाएगी, रिसाव होगा, गंध नहीं पता चलेगा, तो आग के संपर्क में आने से आग में प्रज्वलित हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें मिथाइल मरकैप्टन नाम का एक मतलब दुर्गंध कारक गैस मिलाया जाता है, जिससे कि इसके रिसाव को तुरंत कोई भी व्यक्ति जान जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जैसे पहला क्या है, उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है। दूसरा है उनकी कठोरता समान है। तीसरा है कि उनकी विद्युत चालकता समान है। या फिर डी, वो एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, वो एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ग्रेफाइट और हीरा दोनों एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ये दोनों तत्व कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। हीरा विद्युत का कुचालक है। याद रखेंगे, हीरा क्या है, विद्युत का कुचालक है तथा उष्मा का सुचालक है, यानी कि हीट का यह सुचालक है और ये विद्युत का कुचालक है। लेकिन ग्रेफाइट जो है उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है। याद रखेंगे, हीरा के बारे में क्या है कि यह विद्युत का कुचालक और उष्मा का सुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। याद रखना है इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आ जाते हैं कुछ हिस्ट्री में, साइंस से अब हम हिस्ट्री में कन्वर्ट होते हैं कि जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। ऑप्शन ए है सन्यासी, बी है कूका, सी है संथाल और डी है नील। तो इसका सही उत्तर होगा ए सन्यासी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ है उसमें किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है तो सन्यासी विद्रोह का इसमें उल्लेख किया गया है। आपको बता दें कि सन्यासी जो विद्रोह हुआ था ना, ये इसका जो काल है 1763 से लेके इसमें 1800 ईस्वी तक का इसमें उल्लेख किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन इसका क्या है, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, सी बटुकेश्वर दत्त या डी सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार, तो इससे जो संबंधित व्यक्ति हैं वो है मास्टर सूर्यसेन। कौन है, मास्टर सूर्यसेन इससे संबंधित है। और ये सूर्यसेन थे कहाँ के तो बंगाल के। इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो है वर्ष 1930 में चटगांव के सरकारी जो शस्त्रागार था उस पर इन्होंने क्या किया था, कब्जा कर लिया था, और इसी को चटगांव शस्त्रागार धावे यानी कि इसके नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया, कहां जोड़ा गया ये सम्मान सूचक शब्द जो है। ऑप्शन ए है भारत, बी है इटली, सी है जर्मनी या डी है जापान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सी, नेताजी इनको जर्मनी में कहा गया। कहां कहा गया, जर्मनी में कहा गया। और चूंकि सुभाष चंद्र बोस जो है देश छोड़ने के बाद सोवियत संघ से जर्मनी चले गए और यहां बर्लिन में जो है इंडियन लीजन की स्थापना की, इसके भारतीय सैनिकों ने बोस को नेताजी नाम से संबोधित किया। याद रखेंगे इस तथ्य को। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया। ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आजाद, मदन मोहन मालवीय, बी आर अंबेडकर या महात्मा गांधी। आपको इससे संबंधित फैक्ट जान लीजिए कि ये वर्ष 1930 से लेकर वर्ष 1932 तक जो है ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। और इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था जिस व्यक्ति ने, वो थे हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन महात्मा गांधी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है उसी में उन्होंने भाग लिया था। और चलिए नेक्स्ट इससे समझते हैं।
अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, बी है एनी बेसेंट, सी है लाला लाजपत राय या डी है ए ओ ह्यूम। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने क्या लिखा था? अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी बिपिन चंद्र पॉल, सी महादेव गोविंद रानाडे या डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा डी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। आपको बता दें कि भारत सेवक समाज या फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य जो था गोपाल कृष्ण गोखले का, वह था भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना, राष्ट्रीय प्रचारकों की जो है तैयारी। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? ऑप्शन ए जर्मनी, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस या डी इंग्लैंड। तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वह हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अच्छा, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कहां पर? तो सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में किसके द्वारा की गई? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुआ था। याद रखेंगे, लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना हुई। अच्छा, इसका रीजन क्या था उस समय स्थापना का? तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर गदर पार्टी के क्रांतिकारियों ने भारत में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इसे सख्ती से विफल कर दिया था। तो इस चीज को याद रखेंगे, गदर पार्टी, सैन फ्रांसिस्को, लाला हरदयाल, 1913। ये 4 फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? अंतरिम सरकार जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी थी, तो उसमें हमारे जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, तो उनके पास कौन सा विभाग था? तो वह विभाग था खाद्य एवं कृषि विभाग। उनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था, याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गया में जो अधिवेशन 1922 में हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए चितरंजन दास, बी हकीम अजमल खां, सी महात्मा गांधी या फिर डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो जो इसका सही उत्तर होगा, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा चितरंजन दास। तो 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? चितरंजन दास ने। बाद में इन्होंने ही स्वराज पार्टी की भी स्थापना की थी, स्वराज पार्टी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? 4 ऑप्शन है, सच्चिदानंद सिन्हा या जयप्रकाश नारायण या फिर जगजीवन राम या फिर रफी अहमद किदवई। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण जी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार होकर नेपाल के कहां चले गए? हनुमान नगर में शरण ली थी। यहां पर उन्होंने छापामार युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध शुरू किया, आजाद दस्ते का भी गठन किया था। याद रखिएगा, एक संस्था बनाई थी और छापामार युद्ध करती थी और आजाद दस्ते का गठन किया था। याद रखने वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वर्ष 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए ग्वालियर, बी जगदीशपुर, सी झांसी या फिर डी मेरठ। सभी को पता है और ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे बाबू कुंवर सिंह जी ये जगदीशपुर रियासत के क्या थे? तो जमींदार थे। याद रखना है, ये कहां के जमींदार थे? जगदीशपुर, आरा जगदीशपुर के जमींदार थे। 17 जुलाई 1857 को आरा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। याद रखेंगे, फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट मेंस में भी पूछा जाता है, बीपीएससी के क्वेश्चन, बहुत ही एक हाईलाइटेड क्वेश्चन है सिविल सेवा में। तो 23 अप्रैल 1858 को एक अंग्रेजी कैप्टन था ली ग्रैंड, उसकी जो ब्रिटिश सेना को इन्होंने जगदीशपुर में क्या किया था? पराजित कर दिया था। और फिर वहां पर तोप के गोलों से ये बहुत ही अधिक घायल हो गए थे। 80 वर्ष की अवस्था थी इनकी और मृत्यु हो गई थी। तो बाबू कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, याद रखना है, और 1857 में एक प्रमुख नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? यहां पूछ रहा है कौन संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है जेबी कृपलानी, बी है राजकुमार शुक्ल, सी राजेंद्र प्रसाद या फिर डी राम मनोहर लोहिया। तो आपको बता दें कि ये ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद सही है, जबकि डी राम मनोहर लोहिया इस चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। तो याद रखना है। और इसमें एक तथ्य है कि पंडित राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, अनुनय विनय पर ही ये चंपारण में सत्याग्रह के लिए आए थे। नीलहे किसानों से संबंधित जो भी अंग्रेजों का जो अत्याचारी शासन था उसके विरुद्ध में इन्होंने सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था?
तो 1929 के लाहौर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये 1929 लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। अच्छा, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज, कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो प्रस्ताव है ये 1929 में ही लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, बी है क्रिप्स मिशन का आगमन, सी गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेवेल का आगमन, या फिर डी कैबिनेट मिशन का आगमन। तो चार ऑप्शंस में सबसे पहले क्या हुआ था? इस चार ऑप्शंस में तो बी हुआ था, क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। आपको बता दें कि क्रिप्स मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ? तो वर्ष 1942 में हुआ। 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव आया था वो किस वर्ष आया? तो अगस्त 1942 में आया था। यह भी 1942 में है, लेकिन क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था अगस्त 1942 में। याद रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेवेल कब आए थे? तो लॉर्ड बेवेल का जो आगमन हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 1943 में। ये फैक्ट्स को याद रखिएगा, अक्टूबर 1943 में लॉर्ड बेवेल जो है वो गवर्नर जनरल बने थे। और एक है कि कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो यह हुआ था मार्च 1946 में। तो यह कब हुआ? 1946 में, ये 1943 में, सॉरी, ये 1946 में, ये 1943 में, और ये 1942 दोनों है, लेकिन ये अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में। इस तथ्यों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ऑप्शन सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। पहली सूची में सरकारिया आयोग है, सी रंगराजन समिति, पारिक समिति और नरसिम्हम समिति, और ये किनसे जुड़े हुए हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो क्या है? सही है, ऑप्शन ए, यानी कि ए का 3 सरकारिया आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, बी का 1 सी रंगराजन समिति जो है गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए है, सी है पारिक समिति, तो इसका 2 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित है पारिक समिति, और नरसिम्हम समिति जो है बैंकिंग संरचना क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। तो इस फैक्ट्स को हमें अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए, नीति आयोग के सचिव, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव, सी है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, या डी है भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं होते हैं। याद रखना है इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, एक टर्म इसमें हम लोग को याद रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, 6 अगस्त 1952 को। याद रखें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? ऑप्शन ए है कृषि विज्ञान बैंक, कृषि यंत्र बैंक, सी कृषि विकास बैंक, या फिर डी कृषि उत्थान बैंक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बी, कृषि यंत्र बैंक। तो वर्ष 2021 का यह क्वेश्चन था। तो उस समय में कृषि यंत्र बैंक का प्रस्ताव था, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए लेखा परीक्षण, बी केंद्र राज्य, या फिर सी नीति कार्यान्वयन, या फिर डी अखिल भारतीय सेवाएं, या फिर केंद्रीय सेवाएं। विभाजन प्रणाली जो है वो किससे संबंधित है? तो सी हो जाएगा इससे, ऑप्शन सी नीति कार्यान्वयन से यह क्या है? यह संबंधित है। इस चीज को याद रखेंगे। और नेक्स्ट चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? स्थानीय निकाय, या फिर पंचायतों के सदस्य, बी शिक्षक, सी स्नातक, या फिर डी उद्योगपति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी उद्योगपति। जो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं स्नातक से, शिक्षक से, स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं, लेकिन उद्योगपति श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया था, ऑप्शन इसका है 1953, बी 1957, सी 1960, या फिर डी 1972। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का जो है प्रारंभ किया गया था, वर्ष 1953 में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? तो इसका ऑप्शन है ए 98, बी 96, सी 104 या डी 109, या फिर ई ऑप्शन भी यहां दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में 105 अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है और इसमें 105 मांगे नहीं दी गई ऑप्शन में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ है? तो ऑप्शन यहां है ओडिशा, बी केरल, सी महाराष्ट्र या डी पंजाब। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सी महाराष्ट्र। पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र में जो है स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन ए संविधान, बी नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, सी परंपरा या फिर डी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर होगा भारत में न्यायिक प्रणाली, तो इसका सही उत्तर ई ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं यहां जो दिया गया, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहां जो एक से अधिक वाला होगा वो हो जाएगा। जैसे कि भारत में शासन किसका है? तो विधि का, यानी कानून का शासन है। भारत में विधि के स्रोत क्या है? संविधान, परंपरागत कानून और अदालतों के निर्णय जो न्यायिक फैसले पर आधारित कानून। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक होता है, वह किसी भी विधि की वैधता या अवैधता की समीक्षा करता है। तो यहां जो है ये सभी एक से अधिक हो जाएंगे। न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान पर या नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर, परंपरा और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये चारों ऑप्शन सही है, इसलिए यहां ऑप्शन के अनुसार उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन मुकदमे तथा कार्यवाही, बी सरकारी ठेके, सी महान्यायवादी या फिर डी व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए मुकदमे तथा कार्यवाही से। अनुच्छेद 300 का संबंध मुकदमे और कार्यवाहियों से है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 12 में है, जिसका शीर्षक है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द लास्ट वन जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है कार्यकारी विधान पर समिति, बी है अधीनस्थ विधान पर समिति, सी है प्रशासकीय विधान पर समिति या फिर डी है प्रत्यायोजित विधान पर समिति। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी अधीनस्थ विधान पर समिति। किस पर हो जाएगा? अधीनस्थ विधान पर समिति। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको यह मेरा जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पर अगर बने रहते हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। फिर हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।